नॉलेज ऑफ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं बोर्ड पे, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है जिसमें हम लोग नंबर का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। नंबर का क्लासिफिकेशन नंबर लाइन के आधार पर होता है, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं नंबर लाइन। आइए सब समझेंगे एक साथ मिलके। नंबर लाइन बोले तो हिंदी में संख्या रेखा। संख्या रेखा आप जानते हैं सब कोई। देखिए यह है 0 1 2 3 4 5 इधर ले लेते हैं, -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इधर आगे बढ़ेगा। ये आगे बढ़ती जाएगा। ये इधर माइनस में कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। पॉजिटिव में कहाँ तक जाएगा? प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। ये है नंबर लाइन। तो नंबर लाइन में किसको किसको रिप्रेजेंट कर लिया हम लोग? 0 1 2 3 पूरा रिप्रेजेंट कर चुके हैं। इसको दिखा सकते हैं। तो ये नंबर लाइन में हम किसको दिखा रहे हैं? संख्या को दिखा रहे हैं। तो किसको किसको दिखा पा रहे हैं? अभी मेरे पास है 1 2 3 4 5 दिख रहा है आपको। इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या, जिसको पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक ठीक। इधर वाला क्या है? तो पूर्णांक क्या क्या है? 1 0 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 इधर क्या है? पूर्णांक है। तो आपको यदि आप फिर से पूछें एक छोटा सा सवाल, बताइए जी 1.5 इस नंबर लाइन में कहाँ होगा? 1.5 इस नंबर लाइन में कहाँ होगा? तो इसको लिखने का तरीका क्या है? देखिए 1.5 को आप क्या लिख सकते हैं? 1 + 0.5 सही लिख रहे हैं। इस 0.5 का तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? मेरा नीचे में 10 आएगा, तो ये आ जाएगा 1 + 5/10। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका देखिए कहाँ होगा? ये 1.5 कहाँ होगा? 1 के उस पर होगा। ये 1 है और ये 2 है। 1 और 2 के बीच में ही होगा। तो 1 और 2 के बीच में कहाँ होगा? तो आप बोलेगा 1 के इधर होगा। तो 1 और 2 के बीच में हमको क्या करना होगा? 1 और 2 के बीच में ये देखिए 10 पार्ट करना पड़ेगा। ये 1 है और ये 2 है, इसी के बीच में तो 1.5 होगा। तो 1 और 2 के बीच में हमको कितने भागों में बांटना होगा? ये देखिए 1 और 2 के बीच में 10 भाग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट में 5वां पार्ट कितने भाग? 5वां भाग आप किसको दिखा सकते हैं? 1.5। तो यहाँ होगा 1.5, यहीं कहीं होगा 1.5। यदि आपसे पूछे बताइए जी 1.25 कहाँ होगा नंबर लाइन में? तो आप बोलेंगे नंबर लाइन में 1.2 कहाँ होगा? इसको लिखने का एक तरीका है 1 + 0.25। तो नंबर लाइन में ये 1.25 कहाँ होगा? 1 के उस पार होगा, लेकिन 2 से इस पार ही होगा। मतलब 1 और 2 के बीच में ही कहीं होगा। तो 1 और 2 के बीच में कहीं होगा तो क्या लिखने का नियम है? 1 + 25/100। 25/100 पॉइंट हटाएंगे। जैसे इसका पॉइंट हटा दिए तो ये आप क्या करेंगे? 1 और 2 के बीच में ही होगा, लेकिन 1 और 2 के बीच में कहाँ होगा? तो ये मेरा 1 है और ये मेरा 2 है। तो आपको क्या करना होगा? ये 100 पार्टों में डिवाइड करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह करके कितने भागों में बांटेंगे इसको? 100 भाग करेंगे। कितने भाग करेंगे? 100 भाग। 100 भाग में से कौन सा भाग आपको लेना है? 25वां भाग। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहीं पे मान लीजिए कहीं पे है कितना पार्ट? 25/100 भाग। तो 25/100 भाग यहाँ है। तो मेरा नंबर लाइन में ये कहाँ होगा? ये कौन सा पॉइंट होगा? 1.25। तो यहीं पे कहीं होगा। 1 और 2 के बीच में 1.25 भी यहीं पे होगा। तब 1.25 को दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके बीच हमको 100 पार्ट करना पड़ेगा और 100 पार्ट में से 25वां पार्ट कौन सा होगा? वही होगा 1.25। जैसे आपको बोले 2.37 बताइए कहाँ होगा? तो आप इसको लिखेंगे कैसे? 2 + 0.37। इस पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा? 100। तो आपको क्या लग रहा है? 2 + 37/100 आपको क्या लग रहा है कहाँ होगा? और कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे? तो बोलिएगा 2 और 3 के बीच में ही होगा। 3 तो नहीं होगा, 2 और 3 के बीच में होगा। जब 2 और 3 के बीच में होगा तो इसको दिखाएंगे कहाँ? तो आप बोलिएगा इसको दिखाने का क्या उपाय है? तो उपाय है मेरा, देख लीजिए
2 ये मेरा नंबर लाइन का ये वाला 2 वाला भाग है और ये वाला 3। 2 और 3 के बीच में कितने पार्ट करेंगे? तो आप बोलेगा 100 पार्ट करेंगे। कितने पार्ट? 100 भाग करेंगे। और 100 भाग में कौन सा भाग लेना है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहीं पे कहीं होगा। 100 भाग में 37/100 हुआ भाग। कितना भाग? इतना भाग को लेना है। तो मेरा 2.37 कहाँ होगा? 2.37 यहीं कहीं होगा। मतलब नंबर लाइन में आप 2.37 को भी आप क्या कर सकते हैं? दिखा सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो उसी प्रकार आप किसी भी चीज़ को जिसको आप फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं उसको आप नंबर लाइन में दिखा सकते हैं। जैसे आपसे पूछे 0.8 का ऊपर बार, इसको नंबर लाइन में कहाँ दिखा सकते हैं? क्या दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते हैं? तो देखते हैं 0.8 का मतलब है क्या होता है। जैसे जब भी इस तरह का नंबर आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो हम लोग पढ़ेंगे रिकरिंग डिजिट में। ठीक है ना जी। इसको लिखने का उपाय है एज इट इज लिखिए, पॉइंट के उस पर जो है और जितना के ऊपर बार है उतना 9 लगाइए। यही है इसको रिकरिंग डिजिट टू फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में ऐसे कन्वर्ट किया जाता है। तो 8/9 होगा इसका रिजल्ट, 8/9। तो ये मेरा क्या होगा जी? आप बोलिएगा 0. कितना है? 8 के ऊपर बार है तो 0.8 कहाँ होगा? ये 0 और 1 के बीच होगा। तो 0 और 1 के बीच कितने पार्ट करेंगे? तो आप बोलिएगा 9 पार्ट कर लेंगे। कितने पार्ट? 9 भाग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भाग होगा। और 9 भाग में 8वां भाग आप ले लेंगे। 9 भाग में कौन सा भाग लेंगे? 8वां भाग ले लेंगे। तो वहीं पे होगा 8/9, मतलब होगा 0.8 के ऊपर बार। क्या सर? बहुत खूबसूरत। आगे बढ़िए। सभी नंबर को हम लोग दिखा पा रहे हैं। जिसको जिसको दिखा पा रहे हैं वही तो होगा वास्तविक संख्या। आगे आते हैं, ये वाला समझ चुके हैं। अभी हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइए जी √2 कहाँ होगा? √2 को आप कैसे दिखा सकते हैं? सोचिए जरूर, सोचिए, सोच लिए। आइए, बहुत अच्छा। √2 कहाँ से आता है? तो आप एक मैथमेटिशियन का नाम सुने हैं, पाइथागोरस के बारे में। रूट वहीं से आया था। पाइथागोरस किसके बारे में थ्योरम दिया था? एक समकोण त्रिभुज लीजिए। क्या लीजिए? एक राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए। ये समकोण त्रिभुज है और ये भुजा का नाम दे देते हैं कौन का? ABC। तो AB एक भुजा है, BC एक भुजा है, AC एक भुजा है ना। तो इसको बोलते हैं सबसे बड़ी भुजा। तो इस समकोण त्रिभुज में क्या कहा गया? बड़ी भुजा का वर्ग 2 छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है, AB² प्लस BC²। तो यहाँ से आया AC बराबर √AB² प्लस BC²। आप समझ रहे हैं चीज़ों को? तो यदि रूट का कॉन्सेप्ट कहीं आया तो यही से आया, पाइथागोरस का थ्योरम से। तो पाइथागोरस क्या कहता है? एक समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग 2 छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो AC जैसे लिखेंगे इसका रूट उधर लग जाएगा, तो रूट यहीं से बनेगा। तो आप बोलेंगे √2 तब यहीं से बनेगा? हाँ, यस, √2 भी यहीं से बनेगा। तो √2 कैसे बनेगा? देखते हैं पाइथागोरस लगा के। आइए, एक समकोण त्रिभुज बनाइए और ये वाला 1 यूनिट लीजिए। 1 यूनिट बोले तो 1 किलोमीटर ले सकते हैं, 1 मीटर ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं। 1 यूनिट है। इधर भी 1 यूनिट लीजिए, 1 यूनिट लेंथ लीजिए ये वाला, और 1 यूनिट लेंथ ये वाला लीजिए। ये वाला है कितना? 90 डिग्री। तो ये वाला कितना होगा? तो पाइथागोरस लगाइए। बड़ी भुजा का वर्ग 1 का स्क्वायर प्लस छोटी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग बराबर √ ये भुजा का स्क्वायर प्लस ये भुजा का स्क्वायर। कितना होगा? यही होगा मेरा √2। तो आप यदि आप समझ गए कि √2 कितना होता है तो एक चाप ले लीजिए। कैसे? ऐसे देखिए, एक चाप ले लीजिए, √2 लंबाई पे काटिए। इतने हैं √2 लंबाई, है ना √2? इतना √2 मिला। भाई आप 10 क्लास में भी पढ़े हैं, 2.5 का एक रेखाखंड खींचिए। तो एक रेखा खींचते थे और 2.5 का लेंथ आप स्केल में मापते थे और यहाँ से ऐसे कट लगा देते थे तो आ जाता था आपका 2.5। ऐसे तो करते थे। तो उसी प्रकार जब √2 लेंथ आ जाए तो क्या करें हम? √2 लेंथ कैसे निकले? तो आप बोलिए नई जो नंबर लाइन है इसको दोबारा लिख लेते हैं हम। 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 ... इधर आगे बढ़ेगा, ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। तो √2 को लेने के लिए क्या उपाय है? ये देखिए, 1 लेंथ आपको पहले लेना पड़ेगा। कितना लेंथ लेना पड़ेगा? ये देखिए, ये 1 यूनिट नीचे बेस में, और हाइट में भी क्या ले लीजिए? 1 यूनिट।
और ये वाला जो लेंथ होगा यही तो √2 को दिखाएगा। तो नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ से यहाँ 0 से ही तो स्टार्ट होगा, 0 से यहाँ तक ले लेंगे 1 यूनिट। कितने? 1 यूनिट, दिख रहा है 1 यूनिट। और यहाँ पे ले जाके एक हाइट ले लेंगे, कितना? 1 यूनिट का। और 1 यूनिट का लेने के बाद ये वाला जो होगा यही तो होगा √2, ये वाला जो होगा यही तो होगा √2। अब √2 को नंबर लाइन में कहाँ दिखाएंगे, तो नंबर लाइन में आप इसको ऐसे दिखाइए, इसको कट कीजिए, कहाँ कट रहा देखिए, यहाँ पे कटा, इस चाप को घुमा दीजिए, आर्क को घुमा दिए तो ये वाला होगा √2। समझ में आया? आपसे एक सवाल हम पूछ दें, √3 बताइए कहाँ होगा, √3 बताइए कहाँ होगा। तो √3 बनता कैसे है, तो सेम चीज़, एक समकोण त्रिभुज लेंगे, आप क्या लीजिए, √3 चाहिए तो √2 लंबाई से, √3 लंबाई से एक कम लीजिए, तो कितना ले लें, नीचे आप ले लीजिए √2, एक कम ले लीजिए, ठीक, और ऊपर 1 यूनिट आप वही लीजिए जो पहले ले रहे थे। उसके बाद ही पाइथागोरस लगाइए, पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या होगा, √2 का स्क्वायर 2, इसका स्क्वायर 1, तो ओवरऑल कितने आ जाएगा, √3। तो √3 को कहाँ दिखाएंगे, तो √3 आएगा कहाँ, आप भी समझ रहे हैं, √3 जो होगा कितना लंबाई है, तो √3 लंबाई को आप यहाँ से मापिए। तो √3 लंबाई कैसे ले सकते हैं नंबर लाइन पे, तो नंबर लाइन पे हम दोबारा ले लेते हैं नंबर लाइन, ये 0, 1, ये 2, ये 3, तो यहाँ से आप √3 लंबाई माप लीजिए। कैसे लेना है √3 लंबाई, तो सबसे पहले आप √2 ले लीजिए, तो √2 लंबाई यहाँ तक है, √2 लंबाई कहाँ तक था, यहीं तक तो था, यहाँ तक है √2, यहाँ तक है √2, तो यहाँ से यहाँ आप ले लिए √2, इतनी लंबाई आप क्या ले लिए, √2, और इतना लंबाई आप क्या ले लिए, 1 यूनिट, क्या ले लिए भाई, 1 यूनिट ले लिए, और ये वाला पाइथागोरस लगाइएगा तो ये होगा √3। अब इसको चाप लगा के खींच ड्रॉ कीजिए, तो यहाँ पे कहीं होगा √3। सीधी सी बात, समझ पाए? तो √3 को भी कैसे दिखाया जाता है, यही सब है फंडा। ठीक है, आगे आइए। मतलब नंबर लाइन में हम लोग √3 को भी दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं, बहुत अच्छा। √3 दिखा दिए, पॉइंट वाला दिखा दिए, ठीक है भाई। आगे आइए, आपसे हम पूछे -√2 को दिखाइए कहाँ होगा, -√2 को दिखाइए कहाँ होगा, तब -√2 लेते हैं, देखते हैं, कोशिश किया जाए। तो आप सोचेंगे इधर यदि हम देखिए, पाइथागोरस ही तो देगा रूट, यही तो देगा रूट, क्या रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव आ सकता है, देख लेते हैं। इधर यदि आप नेगेटिव भी लेंगे, इधर यदि आप पॉजिटिव लेंगे, तो ये नेगेटिव में कुछ भी लीजिए, -1 लिए, +1 लिए, इसका होल स्क्वायर ही तो होगा। ये वाला -1 का होल स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो -1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा, +1 का होल स्क्वायर 1 होगा, 1 1 2 होगा, √2 ही होगा। नेगेटिव ला ही नहीं सकते। यदि दोनों, इसको भी नेगेटिव और इसको भी नेगेटिव लेंगे फिर भी नेगेटिव नहीं होगा। इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव लेना चाहेंगे फिर भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका होल स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही होगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही होगा। मतलब इसे नंबर लाइन पे नहीं दिखा सकते हैं। मतलब ये कौन सा नंबर है, तब जिसको नंबर लाइन पे नहीं दिखा सकते हैं इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। क्या बोलेंगे, काल्पनिक संख्या। तो नंबर लाइन में हम किसको किसको दिखा सकते हैं, आप पता कर पाएँ, किसको किसको देख पाएंगे, 0.5 पॉइंट वाला को दिखा सकते हैं, 0.6 के ऊपर बार इसको भी दिखा सकते हैं, √2 को भी दिखा सकते हैं, √3 को भी दिखा सकते हैं, √5 को भी दिखा सकते हैं। जिसको जिसको नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं वो दिखा दिए। तो अब नंबर लाइन के आधार पर हम लोग क्लासिफिकेशन को शुरू करते हैं। आप बेहतरीन ढंग से समझ जाएंगे, आशा करते हैं समझ गए होंगे, बहुत अच्छा। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर का क्लासिफिकेशन नंबर लाइन के आधार पर, नंबर लाइन के आधार पर 2 तरह से किया जाता है। क्या क्या, अभी अभी देखें। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या रियल नंबर, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्या किसको किसको बोलेंगे आप बताइए। तो वास्तविक संख्या जो नंबर लाइन पे जिसे दिखा सकते हैं, जिन्हें नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, जिन्हें नंबर लाइन पर
दिखाया जा सके, दिखाया जा सके, उसी को तो बोलेंगे वास्तविक संख्या। और जिन्हें नंबर लाइन पर नहीं दिखाया जा सकते, नहीं दिखाया जा सकता, जिन्हें नंबर लाइन पे नहीं दिखाया जा सकता वो कौन है? रूट के अंदर माइनस, जैसे -1, ये सब क्या है? काल्पनिक संख्या है। तो नंबर लाइन के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर दो टाइप का है, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर में क्या क्या चीज़ है आप इसके बारे में क्लासिफिकेशन करेंगे। आइए आगे बढ़े। देखिए धीरे धीरे पढ़ते जाइए, सोचते जाइए, ठीक है। रियल नंबर, रियल नंबर का क्लासिफिकेशन फिर दो तरह से करेंगे हम। क्या क्या? एक हो गया इंटीजर वाला पार्ट, इंटीजर वाला पार्ट, और एक हो गया डेसिमल। दो पार्ट देखें ना, एक हो गया इंटीजर बोले तो पूर्णांक, एक हो गया डेसिमल जिसको हम बोलेंगे दशमलव, दशमलव, ठीक है। अब इंटीजर में कौन कौन है? तो इंटीजर फिर तीन टाइप का है। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, नंबर लाइन में क्या क्या दिखाए थे, यही देख नंबर लाइन क्या क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, डॉट डॉट इधर आएगा, यहीं पे आएगा कहीं पे 0.5, √2, √2, √3, √5, √6, सभी तो नंबर लाइन पे हैं। और क्या है, कहीं पे है 0.8 के ऊपर बार, रिकरिंग डेसिमल वाला भी है। दूसरा √2 क्या है? √2 भी तो आपका अशांत दशमलव है। क्या है? अशांत दशमलव है। इसके बारे में आप लोग पढ़े हैं। अशांत दशमलव क्या है? 1.4142, ये बहुत, इसका अनंत डिजिट होगा दशमलव के बाद, तो इसका कहीं पे भी शांत नहीं होगा। अशांत में भी फिर रिपीटिंग भी नहीं होगा। रिपीटिंग होगा तब तो हम बार लगाएंगे। इसको बोलते हैं जो 0.8888 आते रहे उसको हम बोलेंगे रिपीटिंग, है ना। अशांत है लेकिन रिपीटिंग डेसिमल है ना। ये वाला अशांत है और रिपीटिंग भी नहीं है, इसलिए इसको आप नंबर लाइन पे दिखाने के लिए √2 का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जिसमें √2 वाला जैसे कर पा रहे थे, कैसे 1 यूनिट नीचे 1 यूनिट ऊपर लेके एक √2 लंबाई माप लेंगे और उसका चाप लेके काट देंगे। समझ पाए? पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर कौन है? देखिए नंबर लाइन पे पॉजिटिव इंटीजर कौन है? पॉजिटिव इंटीजर में आता है +1, +2, +3, +5, +6, डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी। ये वाला बात समझ रहे हैं, अनंत तक जाएगा। दूसरा आता है पॉजिटिव इंटीजर, समझ पाए। नेक्स्ट आता है नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर बोले तो धनात्मक पूर्णांक एक हुआ और एक हो गया ऋणात्मक पूर्णांक। नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर में कौन आएगा? इधर देखिए, इंटीजर बोले तो पूर्णांक, पूर्णांक बोले तो उसमें पॉइंट वॉइंट कुछ नहीं होगा, सीधा बोलिए एकदम परफेक्ट इंटीजर, पूर्णांक पूर्ण होगा अपने आप में। नेगेटिव इंटीजर -1, -2, -3, -4, -5, डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। तीसरा, ये पहला पॉजिटिव इंटीजर हुआ, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर हुआ, नेक्स्ट तीसरा पॉजिटिव इंटीजर जिसको हम क्या बोलेंगे? जीरो इंटीजर। क्या? जीरो इंटीजर। जीरो भी तो अपने आप में एक पूर्ण संख्या है, तो बोले जीरो इंटीजर बोले तो जीरो होता है। जीरो इंटीजर में कौन आता है? केवल और केवल जीरो आता है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो ना तो पॉजिटिव है न तो धनात्मक, न ही ऋणात्मक। ये बार बार सवाल पूछा जाएगा तो आप जवाब दे सकते हैं। जीरो क्या है? ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। आगे आइए, चौथा, यहीं पे आइए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या क्या होगा? नॉन नेगेटिव इंटीजर बोले तो नेगेटिव को छोड़ के, नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव को छोड़ के बाकी इंटीजर। तो इंटीजर में कौन कौन है? पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है और जीरो भी है।
जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव सभी, ये सब क्या है, इंटीजर है। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर कौन होगा, तो आप बोलेंगे नेगेटिव को छोड़ दीजिए। तो नेगेटिव को छोड़ना मतलब इतने सारे इंटीजर को नहीं लिखना, किसको लिखेंगे तब, जीरो शामिल होगा, यस, 1 शामिल होगा, 2 शामिल होगा, 3 शामिल होगा, 4 शामिल होगा, डॉट 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 इन्फिनिटी। तो ये नॉन नेगेटिव इंटीजर को ही बोला जाता है होल नंबर। क्या बोला जाता है, होल नंबर। ये क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर आप ध्यान दीजिएगा, इसको क्या बोलेंगे, होल नंबर। ठीक है, होल नंबर को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, होल नंबर, पूर्ण संख्या। बात समझ में आ रहा है। तो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है, ये ध्यान में रखना है, रीजनिंग में भी बहुत काम आता है और पूरा नंबर सिस्टम में अभी इसी का काम है। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये जो पॉजिटिव इंटीजर है इसका एक नया नाम क्या है, इसी को बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। कहीं नेचुरल नंबर कुछ दूसरा नहीं है, यही पॉजिटिव इंटीजर को ही नेचुरल नंबर बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलें, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या कौन है, पॉजिटिव इंटीजर को ही बोलेंगे। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होगा, +1, +2, +3, +5, +6 डॉट 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 पॉजिटिव कहाँ, इन्फिनिटी तक। इतनी बात सारे क्लियर है, इसको थोड़ा एक नज़र देखिए। आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। बहुत अच्छा। तो नंबर लाइन में हम लोग क्या देखें, इंटीजर को देख लिए, इंटीजर को देख लिए। इंटीजर के बाद अभी आते हैं हम लोग नंबर लाइन का दूसरा पार्ट में, रियल नंबर का दूसरा पार्ट में। रियल नंबर का दूसरा पार्ट क्या है हम लोग का, ये रियल नंबर पढ़ रहे हैं हम लोग। इसमें हम लोग क्या पढ़ लिए, इंटीजर, इंटीजर बोले तो पूर्णांक, पूर्णांक पढ़ चुके हैं। दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं डेसिमल, डेसिमल, दशमलव, दशमलव, और दशमलव का फिर कितने पार्ट होगा आप भी जानते हैं, क्या क्या पार्ट होगा आप बताइए। दशमलव का 2 ही पार्ट में अभी बांट लेते हैं। एक हो गया आपका टर्मिनेटिंग, बोले तो शांत दशमलव, शांत दशमलव। दूसरा पार्ट होगा हम लोग का अशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग। शांत दशमलव क्या होगा, जैसे 0.5 ये शांत है, ठीक। 2/5 ये शांत होगा, कैसे, ये 5 से इसको डिवाइड देंगे तो शांत हो जाएगा, कैसे, 0.4 शांत दशमलव है। इस सबको बोलते हैं शांत दशमलव, मतलब दशमलव के बाद इसका डिजिट क्या हो जाएगा, शांत, और भागे फर्दर आगे नहीं लगेगा, ये शांत हो गया। और शांत दशमलव भी 2 टाइप का है, क्या क्या, एक हो गया आपका रिपीटिंग, जिसका दशमलव प्रसार क्या होगा, रिपीट होगा, रिपीट, ठीक। दूसरा हो गया नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, जिसका दशमलव प्रसार रिपीट नहीं होगा, कैसे। रिपीटिंग का क्या मतलब है, जैसे 0.8888 आते जा रहा है, इसको बोलते हैं अशांत दशमलव, ठीक। अशांत दशमलव में ही ये रिपीट हो रहा है, क्या रिपीट हो रहा है, 8888 बार बार आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, 0.8 के ऊपर बार लगा देते हैं और स्टॉप कर देते हैं। इस बार का मतलब है बार बार क्या आते रहेगा, 8। नॉन रिपीटिंग में कौन आएगा, जैसे नॉन रिपीटिंग में √2 आएगा। √2 कैसे सर, इसका पॉइंट हटाइए, कितना होगा, पॉइंट में तोड़िए इसको, बोलिए 1.41213, ऐसे कुछ चलता जाएगा जिसमें कुछ रिपीटिंग नहीं दिखेगा, जैसे 3.23156213215, ऐसे चलता जाए जिसमें कहीं पे भी पैटर्न रिपीट दिखना ना शुरू हो, उसको हम क्या बोलें, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग। तो अशांत दशमलव 2 टाइप का है। सबसे पहले दशमलव 2 टाइप क्या क्या, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग।
टर्मिनेटिंग में कौन आया आप देख चुके हैं, जिसमें दशमलव प्रसार शांत है, और नॉन टर्मिनेटिंग में आप देख चुके हैं जिसका रिपीटेशन हो सकता है, अशांत होगा दशमलव लेकिन वो रिपीट होता जाए, जैसे 0.23 23 23 ऐसे आगे बढ़ता जाए तो ये क्या बोलेंगे, अशांत दशमलव है लेकिन ये रिपीटिंग है। तो रिपीटिंग दशमलव को आप कैसे लिख सकते हैं, जैसे कहाँ से रिपीट हो रहा है 23 23 23, तो ये 23 के ऊपर बार लगा के इसको आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। बात समझ गए, समझ चुके हैं, देखिए समझ गए तो आगे बढ़ें, आगे बढ़ लेते हैं। इंटीजर को आप किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इस इंटीजर यदि है तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। बहुत अच्छा, p/q के रूप में इसको लिख सकते हैं। किसके रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये इंटीजर है तो क्या 1 को नहीं लिख सकते, 0 है, -1 है, -2 है, ये सब क्या है, इंटीजर ही तो है। तो इंटीजर को आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। और p/q के रूप में सर 0 को लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं p/q को 0 के रूप में, तो p/q नीचे 1 लगा देंगे, है तो p/q, और p/q के रूप में लिख सकते हैं। बात समझ रहे हैं। दूसरा 1 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, 1/1 ये भी p/q के रूप में लिख सकते हैं। मतलब इंटीजर को आप किस रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डेसिमल को इंटीजर के रूप में लिख सकते हैं क्या, तो डेसिमल को ई वाला को आराम से इंटीजर के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, जैसे 0.5 किसके रूप में लिखना है, सॉरी p/q के रूप में, इसका पॉइंट हटा दीजिए, कितना आ जाएगा 10, पॉइंट हटा सकते हैं, मतलब ये क्या बन जाएगा 5/10, मतलब ये p/q के रूप में आ गया, p/q के रूप में आ चुका है। बहुत अच्छा, p/q के रूप में इसको लिख पा रहे हैं, ठीक। जैसे 2/5 p/q के रूप में ही है, 0.4 इसको भी p/q के रूप में लिख सकते हैं। दूसरी बात, इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं क्या, देख लीजिए, लिख सकते हैं। कैसे, इसको पहले भी पढ़ा चुके हैं। 0.8 के ऊपर यदि बार है तो इसको कैसे p/q के रूप में लिखना है, जैसे 0.8 है ना तो एज इट इज लिख दीजिए 8, और जितना के ऊपर बार होता है उतना 9 लिख दीजिए। इसके बारे में फिर हम लोग पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे, इंटीजर के बारे में फिर पढ़ेंगे। अशांत और शांत दशमलव का बहुत सारा सवाल आता है, उसको पूरा कंप्लीट करते हुए चलेंगे, लेकिन एक वीडियो में हम चाहते हैं कि नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पूरा कंप्लीट हो जाए। क्लियर है, ताकि क्लासिफिकेशन में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद इसके बारे में फिर से पढ़ेंगे। इसको आप p/q के रूप में लिख के दिखाइए आप, ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग को दिखा पाएंगे, लिख कैसे दिखा देंगे सर, आप बताइए। √2 को आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। बहुत कोई बहादुर बच्चा होगा, वो क्या बोलेगा, √2/1 सर लिख दिए। नहीं, ये √2 का दशमलव में तोड़ के दिखाइए, p/q के रूप में लिखना है ना, वो नहीं है। कैसे नहीं है, जैसे √2 का वैल्यू क्या होता है 1.4, कोई बोलेगा 1.4 होता है, तो 1.4 होता है तो आप बोलिएगा इसका पॉइंट हटा देंगे तो आ जाएगा 14/10। तो एक जन आके बोलेगा नहीं सर √2 का वैल्यू तो 1.4 में ही होता है, 1.41 होता है, तो 1.4 होता है तब तो इसका दशमलव जैसे हटाएंगे तो ये आ जाएगा 141/100। तो √2 का कोई फिक्स मिल जा रहा है क्या p/q, कोई फिक्स वैल्यू मिल रहा है p/q का, नहीं मिल रहा। डिपेंड करेगा दशमलव के उधर कितना डिजिट हो सकता है, तो दशमलव के उधर कितना डिजिट है, तो दशमलव के उधर कितने भी डिजिट है कोई गिन नहीं सकता, 1000 डिजिट है कि 10,000 के, अनंत डिजिट है, अनंत डिजिट है। तो एक जन 10 डिजिट नीचे 10 लिख दिया, कोई 1000 लिख दिया, कोई 10,000 लिखा, तो इसको p/q के रूप में आप नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते, इसके बारे में हम लोग फिर आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। इसको कैसे दिखा सकते हैं ये आप देख लीजिए, बाद में हम लोग दिखाएंगे भी। रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग को हम लोग कैसे p/q के रूप में दिखा सकते हैं, इसको अलग से पढ़ना है, इसका जोड़ घटाव गुना सब पढ़ना है, ठीक है जी। शांत दशमलव का भी बहुत यूज है, इसका भी बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। तो कैसे शांत दशमलव होता है, किससे भाग देने से दशमलव प्रसार शांत होगा, आप पढ़े होंगे 2 और 5, नीचे का फैक्टर 2 और 5 होना चाहिए, तभी उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और 2 और 5 के अतिरिक्त कुछ भी आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार ये वाला होगा, रिपीटिंग वाला। वो वाला का तो कोई रोल नहीं है, ये वाला का रोल है क्या, 2 और 5 के अतिरिक्त, जैसे 7 से किसी संख्या को भाग देंगे तो वो क्या होगा, रिपीटिंग डेसिमल होगा, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब ये अशांत दशमलव होगा। बात समझ पाए। चलिए अब हम लोग रियल नंबर को नंबर लाइन के अकॉर्डिंग रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर 2 मिला।
अब रियल नंबर का 2 क्लासिफिकेशन हुआ, इंटीजर और डेसिमल। ठीक, अब हम लोग को दिख रहा है एक पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, किसी को पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम रियल नंबर को 2 पार्टों में तोड़ेंगे। क्या क्या आपका दिमाग में आ गया? क्या क्या जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? तो आप बोलिए, फिर से हम रियल नंबर को 2 पार्टों में तोड़ेंगे। क्या होगा? एक हो गया रेशनल नंबर और एक हो गया इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या। याद आया? बहुत इंपॉर्टेंट कहानी चल रहा। परिमेय संख्या और एक हो गया अपरिमेय संख्या। क्लियर यहाँ तक? बहुत अच्छा। परिमेय संख्या किसे कहेंगे? ये 3 पॉइंट बहुत गहराई से ध्यान दीजिएगा, जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। तो आप बोलेंगे सर अभी पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते थे, तो क्या इंटीजर को पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। क्या शांत दशमलव को पी बाई के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या अशांत दशमलव को पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। कौन सा अशांत दशमलव बोलिए? जिसके ऊपर बार था, है ना। और बाकी को तो दशमलव अशांत होगा, लेकिन उसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन क्या √2, √3 ये सब को लिख पाएंगे? तो जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सके। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट वाला बात, पी तथा क्यू क्या होना चाहिए? पी तथा क्यू दोनों पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अभी पूरा क्लियर होगा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तीसरी बात, क्यू 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी बात में देते तब भी चलता, लेकिन दोनों पूर्णांक हो। दूसरी, इसको पहले लिखना है क्यू ≠ 0। पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्यू ≠ 0। बहुत अच्छा। तीसरा पॉइंट भी होना चाहिए। तीनों जिस पे फुलफिल होगा वही होगा आपका परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या किसे कहेंगे? और परिमेय संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, या दूसरी भाषा में आप बोल सकते हैं जो परिमेय नहीं है वही अपरिमेय है। तो परिमेय कौन नहीं होगा? जो ये तीनों बात फुलफिल नहीं कर पाएगा वो परिमेय नहीं होगा। तो किस में जाएगा? तब वो किस में जाएगा? अपरिमेय में। तो अपरिमेय में कौन कौन होगा? जैसे √2, √3। तो सर इसको क्या पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं? बोले पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसका बात सुनिए, पी बाई क्यू के रूप में लिखने से नहीं होगा। क्यू ≠ 0, सर वो भी तो नहीं है क्यू ≠ 0। तीसरी बातों पे ये पी तथा क्यू पूर्णांक होना चाहिए। बहुत अच्छा है, ये वाला बात छांट पाया। कैसे? पी और क्यू तो हुआ, ऊपर वाला को पी, नीचे वाला को क्यू। बहुत बढ़िया बात। नीचे क्यू नहीं, 0 नहीं है, वो भी चल रहा है इसमें, लेकिन पी तथा क्यू जब पूर्णांक का बात चला तो ये तो पूर्णांक है, गोटा है, गोटा जिसको बोलते हैं, नहीं गोटा। और √2 क्या है? √2 पूर्णांक नहीं ना है। √2 क्या है? पूर्णांक नहीं है। क्या है? इसका वैल्यू लगभग 1.412 ऐसे ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू याद रखने में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है दशमलव के बाद। ठीक है ना। जैसे पाई का वैल्यू आप याद रखने वाला आदमी ढूंढिए जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें दशमलव के बाद अनंत डिजिट होता है। इसका दशमलव के बाद अनंत डिजिट होता है। पाई का वैल्यू 1.13 ऐसे 14 ... आगे बढ़ता है। बात समझ पा रहे हैं? तो आप बताइए परिमेय संख्या में कौन कौन आएगा? तो परिमेय संख्या में कौन कौन आएगा? देख लीजिए, 1 आएगा, 2 आएगा, -1 आएगा, -2 आएगा। समझ रहे हैं बात? दूसरा 2.5 आएगा, मतलब शांत दशमलव वाला आ जाएगा। तीसरा अशांत दशमलव वाला भी आएगा। सर कौन वाला आएगा? जिसको हम रिपीटिंग डेसिमल बोलेंगे। रिपीटिंग होगा कि नहीं? दशमलव प्रसार उसका क्या होना चाहिए? रिपीटिंग हो रहा है। जैसे 666 बार आए, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं सर? अशांत। इसको पी बाई क्यू के रूप में आराम से लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे? 2.6, 6 के ऊपर बार है, 6 के ऊपर बार है, तो इसको लिखने का एक तरीका है। इसको आप समझिए 2 + 0.6 के ऊपर बार है कि नहीं? तो इसको आप लिखिएगा कि 0.6 के ऊपर बार को एज इट इज लिखिए 6/06 लिख के कुछ फ़ायदा नहीं है। 6/1 के ऊपर बार तो 9। तो ये क्या बन गया आपका? पी बाई क्यू के रूप में बन जाएगा। पी बाई क्यू के रूप में आ जाएगा, तो इसको आप क्या बोलिएगा? परिमेय संख्या। बात समझ गए?
इसको आप नहीं लिख सकते पी बाई क्यू के रूप में, पी बाई क्यू के रूप में लिख भी देंगे आप ज़बरदस्ती यदि लिखना भी चाहेंगे तो 1.412 इसका जब पॉइंट हटाने जाएंगे ना तो नीचे आप कितना लिखेंगे, क्या 10 लिख के साथ बैठेंगे, 100 लिख के साथ बैठेंगे, कि 1000 लिखें कि 10,000 लिखें। आप बोलिएगा इसको लिख के साथ बैठ ही नहीं सकते हैं तो नीचे वाला पूर्णांक हम ला ही नहीं सकते, नीचे यदि किसी तरह लाएंगे तो ये और आगे बढ़ जाएगा तो फिर ये चेंज होते ही रहेगा। तो इसलिए पी बाई क्यू के रूप में इसको आप नहीं लिख सकते। ऐसा दशमलव जिसका दशमलव प्रसार अशांत है तथा रिपीटिंग भी नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। क्लियर है इनकी बातों पे? चलिए यहाँ तक में आप थोड़ा सा धैर्य रख के सोचिए, सोच ली। तो आपको बताना है क्या 22/7 किस में आएगा, तो 22/7 परिमेय संख्या में आएगा। इसमें बहुत बार सवाल पूछा जाता है छोटा छोटा एग्जाम में, ठीक, यहाँ तक कि CGL तक में भी। और आपसे पूछा पाई किस में आएगा, तो पाई इसमें आएगा। अब कोई पढ़ा होगा पाई और 22/7 एक ही है, नहीं, पाई का वैल्यू अलग है। पाई का वैल्यू कितना है 3.14, एक जैसा लगता है लेकिन कुछ डिजिट के बाद ही अपना दूसरा ही रूप दिखाता है। लेकिन इसको आप डिवाइड देते जाइए, कुछ डिजिट के बाद ये रिपीट होना शुरू होगा। ये रिपीटिंग डेसिमल है, क्या है, रिपीट होगा, रिपीटिंग डेसिमल देगा, रिपीटिंग होगा, रिपीटिंग डेसिमल है। 7 से डिवाइड दे रहे हैं मतलब क्या होगा, रिपीटिंग डेसिमल होगा। शांत दशमलव क्या होगा, जो केवल और केवल किससे भाग जाए, जैसे कोई भी नंबर जिसको नीचे हम n से भाग दे रहे हैं तो n का फैक्टर में केवल क्या आना चाहिए, 2 का पावर n या 5 का पावर n, इस रूप का होगा, तभी वो क्या हो गया, शांत दशमलव होगा। तो चलिए इसके बारे में अलग से पढ़ना है। अभी हम लोग को समझना क्या था, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में कौन कौन आएगा आप देख लीजिए। क्लियर है? तक आगे बढ़ते हैं। अपरिमेय संख्या भी क्लियर है, बहुत बढ़िया। फिर परिमेय और अपरिमेय को अलग से पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारा सवाल यूपीएससी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो सब भी पढ़ेंगे। छोटा छोटा एग्जाम में, रेलवे, एसएससी, इस सब में बहुत बार पूछा गया है ना। आइए आप हम लोग फिर से क्लासिफिकेशन को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ेंगे पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को ही हम लोग क्या बोल रहे थे, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को फिर से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं यार। पहला लिखें, पहले फर्स्ट लिखना शुरू करें और जिसका नाम है सम संख्या। क्या, सम संख्या। तो क्या सर सम संख्या पॉजिटिव वाला है? नहीं, हम पॉजिटिव से उसको फर्दर बांट रहे हैं। पॉजिटिव इंटीजर का हम पार्ट मान रहे हैं सम संख्या, ठीक। तो बोले नेगेटिव में आए तो बोले वो भी सम संख्या है, लेकिन सम संख्या क्या है हम इसी से पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। आइए, सम संख्या किसे कहेंगे, जो 2 से भाग हो, जो संख्या किससे डिवाइड होना चाहिए, 2 से डिवाइड हो, उसी को तो सम संख्या बोलेंगे। 2 से भाग हो, ये वाला बात समझ रहे हो, 2 से क्या हो, विभाज्य हो। तो 2 से विभाज्य होने वाला संख्या जो होगा वही तो क्या होगा, क्या होगा अब बताइए, सम संख्या होगा। सम बोले तो इवेन नंबर, इवेन नंबर। जैसे 2 से भाग जाएगा, 4, 6, 8, 10, इस तरह करके आप चलते रहिए। तो ये मेरा क्या सीरीज बन रहा, सम संख्या। सवाल क्या पूछा जाएगा, यहाँ से सवाल ये पूछा जाएगा कि सबसे छोटा पॉजिटिव सम संख्या क्या होगा। धनात्मक सम संख्या, धनात्मक इवेन नंबर, पॉजिटिव इवेन नंबर क्या होगा। तो सबसे छोटा पॉजिटिव इवेन नंबर क्या होगा, तो सबसे छोटा 2 होगा। यहाँ से सवाल 2 होगा, पॉजिटिव 2। सबसे छोटा सम संख्या क्या होगा, तो आप नहीं बता सकते। आप बताइए 0 सम संख्या है कि विषम संख्या। तो आप बोले क्या 0 2 से भाग लग जा रहा है, लग जा रहा है। कैसे, देखिए भाग कैसे दिया जाता है। 6 को आप 2 से भाग दे रहे हैं तो कितना आता है, 3। मतलब ये भागफल कौन होता है, 2 के साथ गुना होकर 6 जो ला दे वही तो भागफल है। 2 के साथ गुना होकर 6 ला दे वही मेरा क्या है, भागफल है। जैसे 2 के साथ क्या गुना होकर मेरा 0 ला देगा, तो 2 के साथ 0 गुना होकर 0 ला दे रहा, मतलब ये संख्या 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 से डिवाइड होना मतलब आप समझ रहे हैं, पूरी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो मेरा 0 भी सम संख्या में आएगा। लेकिन पॉजिटिव सम संख्या में हम नहीं जोड़ रहे हैं इसको। सम संख्या है, -2 सम संख्या है कि नहीं है, -4 सम संख्या है कि नहीं है, लेकिन अब इसको नहीं बोलिएगा कि पॉजिटिव सम संख्या, नहीं।
अब कोई बोलेगा कि सबसे छोटा सम संख्या बताइए, तो कोई नहीं बता सकता। कोई बोलेगा -2, कोई बोलेगा -4, कोई बोलेगा -1000। तो भाई नीचे कहाँ अनंत तक जाएगा सम संख्या। बस समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो आप समझ गए होंगे कि सम संख्या किसे कहेंगे, जो 2 से डिवाइड होगा। तो जीरो किस में आएगा? सम संख्या में आएगा। इसको बताने के जीरो के बारे में और बहुत सारा है। सम संख्या भी 2-2 का गैपिंग में आता है। किसका गैपिंग में आता है? 2-2 का। तो आप बोलिएगा 2-2 का गैपिंग में क्या जीरो आ पा रहा है? जैसे हम -4 से ही शुरू कर रहे हैं। -4 सम संख्या है, उसका 2 छोटा करते जाओ, 2 बढ़ाते जाओ, 2 बढ़ाते जाएंगे तो अगला -2 होगा। 2 बढ़ाते जाएंगे, इसमें 2 का अंतर कर दिए ना, 2 बढ़ाते जा रहे हैं। इसमें भी 2 बढ़ाइए तो क्या आ जाएगा? 0। इसमें 2 बढ़ाइए 2 आएगा, इसमें 2 बढ़ाइए 4 आएगा। तो ये सम संख्या का ही ग्रुप में आया कि नहीं? 0 आया। अब बहुत तरीके से आप जीरो के बारे में बात कर सकते हैं। तो जीरो क्या है? सम संख्या है, ठीक है ना। लेकिन जीरो ना पॉजिटिव इंटीजर है ना नेगेटिव इंटीजर है। जीरो ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव। ये सम संख्या क्लियर हुआ है? आगे आइए, विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहेंगे? अब समझ गए, जो 2 से भाग ना हो। क्या बोलेंगे? जो 2 से भाग ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे? विषम संख्या। जैसे आपको पूछे 3 पॉजिटिव विषम संख्या, सबसे छोटा पॉजिटिव विषम संख्या क्या है बताइए? जो 2 से भाग ना जाए। सबसे छोटा विषम संख्या +1 होगा। सबसे छोटा पॉजिटिव विषम संख्या क्या होगा? +1। उसके बाद +3, ठीक, +5 विषम संख्या है। अगला बोलिए +7, अगला बोलिए +9, अगला बोलिए +11, अगला बोलिए +13, अगला बोलिए +15। ये सब क्या है? विषम संख्या है। विषम संख्या कौन सा संख्या? विषम संख्या। बात समझ रहे हैं? फिर आएगा अभाज्य संख्या, जिसमें हमको ये 9 नहीं लेना पड़ेगा, 15 भी नहीं लेना पड़ेगा। क्लियर है ना? आइए, विषम संख्या भी समझ चुके हैं। तो क्या -1 विषम संख्या नहीं है? लेकिन ये नेगेटिव में है। सबसे छोटा विषम संख्या जो पॉजिटिव वाला है वो कौन है? 1 क्या है? विषम संख्या है, जो 2 से विभाज्य नहीं होगा। ये क्लियर है? आगे आते हैं और हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं पॉजिटिव इंटीजर का ही फिर से पार्ट में और आगे बढ़ेंगे। पॉजिटिव इंटीजर का क्या पार्ट है? एक है आपका प्राइम नंबर। यहाँ से समझते जाइए। नेक्स्ट कितना? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के बाद आता है, प्राइम नंबर बोले तो अभाज्य संख्या। क्या? अभाज्य संख्या। क्लियर? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? और एक होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या। बहुत गहराई से ध्यान दीजिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट में से गिना जाता है प्राइम नंबर को। इसके बारे में अलग से क्लास लेंगे, अलग से पढ़ेंगे। इसका बहुत सारा सवाल है। प्राइम नंबर कैसे पहचानेंगे, प्राइम नंबर का डाटा को कैसे एनालाइज करेंगे, सब सीखेंगे। प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या है? जिस संख्या का केवल, इस केवल शब्द पे ध्यान दीजिएगा, ओनली केवल शब्द पे पूरा जोर लगाइए। केवल 2 अलग अलग गुणनखंड हो, अलग अलग गुणनखंड। ऐसा नहीं है कि एक ही को 2 बार गुणनखंड कर दिए। अलग अलग 2, केवल और केवल 2 अलग अलग गुणनखंड, केवल और केवल 2 अलग अलग गुणनखंड। गुणनखंड समझते हैं? जैसे आपसे पूछे कि गुणनखंड क्या है 6 का फैक्टर बताइए। गुणनखंड बोले तो फैक्टर, गुणनखंड बोले तो फैक्टर। तो 6 का फैक्टर कौन होगा? तो 6 का फैक्टर कौन होगा? 6 का फैक्टर होगा जो 6 को भाग दे पाएगा। सुनना जरा, 6 का फैक्टर कौन होगा? जो 6 को भाग दे पाएगा। तो 6 को कौन कौन भाग दे पाएगा? फिर फैक्टर पढ़ेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ना है। लेकिन अभी हम लोग को क्या पढ़ना है? ए फॉर एप्पल। बच्चे को जैसे ए फॉर एप्पल स्पेलिंग सीखता है, एप्पल सुनता है, बाद में पता चलता है मार्केट में एप्पल कितने टाइप का है, साइज क्या है, रंग क्या है। ठीक है? अभी हम लोग उसी यहाँ पे चलेंगे एकदम बच्चे के जैसा। 6 का फैक्टर कौन होगा? जो 6 को भाग दे पाएगा, 1।
1 6 को भाग दे पाएगा 2, 6 को भाग दे पाएगा 3, 6 को भाग दे पाएगा 6, 6 को भाग दे पाएगा, तो 6 का फैक्टर कितना आया 4। तो आपको क्या पूछा गया, क्या अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन होगा, जिसका केवल और केवल 2 फैक्टर है। उसमें से कौन कौन होगा, कौन कौन 2 होगा, 1 और स्वयं। स्वयं मतलब समझ रहे हैं, 1 होगा, 1 तो सबका फैक्टर में आएगा ही, और खुद 1 और खुद, स्वयं मतलब खुद, 1 और खुद आना चाहिए। जैसे 2 का फैक्टर क्या क्या होगा 1, 2 का फैक्टर 1 and 2, तो क्या क्या फैक्टर आया, 1 आया और खुद ही आ गया। तो 2 का कितने फैक्टर है, केवल और केवल 2 ही फैक्टर है, ना 2 से ज़्यादा ना 2 से कम, ना 2 से ज़्यादा ना 2 से कम। यदि 2 से ज़्यादा आ जाए तब तो फिर इसका डेफिनेशन गड़बड़ा जाएगा। तो अभाज्य संख्या क्या है, जिसका केवल 2 ही फैक्टर हो। जैसे 3 अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो 3 का क्या क्या फैक्टर है 1 और 3। बहुत गहराई से ध्यान दीजिएगा, इसको याद रख लीजिएगा कि 2 ही फैक्टर हो। क्या क्या आया 1 और 3, तो इसका केवल 2 ही फैक्टर है, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। अब आपसे पूछे 1 बताइए अभाज्य संख्या है कि नहीं है, बोले 1 का क्या क्या फैक्टर होगा, तो 1 का तो केवल 1 ही फैक्टर आएगा, 1 1 1 1। तो बोलेगा आप ये तो 3 बना दिए सर, नहीं 3 अलग अलग होना चाहिए ना, क्या क्या, केवल 2 अलग अलग फैक्टर होना चाहिए, 2 अलग अलग फैक्टर। 1 तो बार बार एक ही को 2 बार लिख देंगे तो नहीं होगा, इसका मतलब 1 तो सर प्राइम नंबर नहीं है। तब बहुत अच्छा, 1 ना तो ये प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है भाई। 1 क्या 1 यहाँ आएगा वो देख लेंगे, 1 आएगा कि नहीं, ये स्थान देगा कि नहीं। यदि स्थान नहीं देगा तो हम बोलेंगे 1 ना तो भाज्य है ना अभाज्य। इसके बारे में बार बार सवाल पूछा जाता है, 1 के बारे में ध्यान दीजिएगा, बात समझ पाए। तो जैसे 6 अभाज्य संख्या है कि नहीं, अभी देख लिए 6 अभाज्य संख्या नहीं है। सर 4 अभाज्य संख्या है कि नहीं, बोले 4 का फैक्टर तोड़ते हैं, 4 किससे किससे भाग जाएगा, 1 से 2 से 4 से, 3 फैक्टर दिख गया, इसलिए 4 अभाज्य संख्या नहीं है। क्या है ये, क्या आएगा देख लेते हैं। इतना पूरा क्लियर है, जिसका केवल और केवल 2 ही फैक्टर है और 2 अलग अलग फैक्टर है। उस फैक्टर में कौन कौन शामिल होगा, उस फैक्टर में शामिल होगा 1 और स्वयं। जैसे p यदि एक प्राइम नंबर है, p यदि एक प्राइम नंबर है तो इसका फैक्टर क्या क्या आएगा, 1 आएगा और खुद p आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। बात समझ गए, आगे आइए भाई, बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान दे रहे हैं, एकदम पूरा मस्त क्लियर करते हुए चले। कंपोजिट नंबर किसे कहेंगे, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक, 2 से भी नहीं चलेगा, 2 से अधिक गुणनखंड हो। गुणनखंड आप समझ चुके हैं, गुणनखंड क्या है, किसी संख्या का गुणनखंड वो होगा जो उस संख्या को भाग दे पाए, उसी को बोलते हैं उसका गुणनखंड। जैसे 2 से अधिक फैक्टर क्या, जिसका 2 से अधिक फैक्टर होगा। जैसे आप बोलिएगा 2 का फैक्टर कितना आएगा, 1 और 2, जैसे 4 भाज्य संख्या है कि नहीं, बोले है, कैसे, इसका क्या क्या गुणनखंड आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 1 से भी भाग जाएगा, 2 से भी जाएगा और 4 भी आएगा। मतलब ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। मतलब ये संख्या स्वयं और 1 से तो जाएगा ही, बाकी संख्या से भी जा रहा है। जैसे 1 से तो जा ही रहा, अपने आप से जा ही रहा, 2 से भी जा रहा, तो स्वयं और आप 1 के अतिरिक्त किसी दूसरे संख्या से यदि भाग जाए, बचपन से पढ़ रहे हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, आइए आपको बोला जाए 12 भाज्य संख्या है कि नहीं, दूसरा छोटा छोटा ही लेते हैं, 9 भाज्य संख्या है कि नहीं, तब बोलेगा है, कैसे, 1 होगा इसका गुणनखंड, 3 होगा और 9 होगा, इसका भी 3 गुणनखंड है। क्या क्या है, 1 है, 3 है और 9 है, 3 गुणनखंड होगा 2 से ज़्यादा, तो इसीलिए ये सब क्या है, भाज्य संख्या है। अब 1 के बारे में बात करते हैं, तो बोले 1 जो है 9 तो भाज्य है, 9 ही अभाज्य। 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य। क्लियर है यहाँ तक, बहुत ही बढ़िया। अभी प्राइम नंबर का थोड़ा लिस्ट हम लोग देख लेते हैं। अब प्राइम नंबर को आगे बढ़ाते हैं। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर में कौन कौन आएगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर बताइए, तो बोलेगा 2। उसके बाद प्राइम नंबर बताइए क्या होगा, बोलिए 2 के बाद 3, 5, 7, लिस्ट बना लीजिएगा, 7, उसके बाद 9 नहीं होगा, 11 के बाद 13 के बाद
14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23, 23, 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, आगे बताइए, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 28 नहीं होगा, 29, 29 के बाद क्या आएगा लिखते जाइए 31, 31 के बाद क्या आएगा बताइए जी, इसका लिस्ट बनाइए, देखिएगा मेरा गलती होगा तो 41, उसके बाद आएगा 41, 43, 43 के बाद 47। यहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है रेलवे में, समझ रहे हैं कैसे कैसे इस डाटा को एनालाइज करना होता है। 47 के बाद 48 नहीं हो, 51 भी नहीं होगा, 53 होगा शायद, जांच लीजिएगा। 53 के बाद आएगा 59, 59 के बाद आएगा 61, 61 के बाद आएगा 67, 67 के बाद 71, 71 के बाद आ जाएगा 73, 73 के बाद 74 तो नहीं होगा, 75 नहीं होगा, 79 होगा, 79 के बाद आएगा 83, 83 के बाद आएगा 89, उसके बाद आएगा 97। हम इतना लिस्ट लिखें, आप अपना काम थोड़ा कहाँ तक कीजिए, आप 300 तक कर लीजिएगा, 300 तक लिस्ट बना के डाटा को एक जगह टांग दीजिए। थोड़ा देखिएगा, प्राइम नंबर का इतना सवाल पूछा जाता है कि आप फटाफट उसका आंसर दे सकते हैं। इस समझ पाएँ, हम 100 के नीचे आगे जाएंगे तो 101 आएगा। तो देखो यहाँ से सवाल क्या क्या पूछा जाता है, 2 अंकों का सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सा है, तो आप बोलेंगे 2 अंकों का सबसे छोटी प्राइम नंबर 11। 2 अंकों का सबसे बड़ी प्राइम नंबर कौन सा है, आप बोलिएगा 97। रेलवे में एक बार पूछा हुआ है एनटीपीसी में कि 2 अंकों का सबसे छोटी और सबसे बड़ी प्राइम नंबर का अंतर क्या है, तो 97 और 11 का अंतर पूछा था। तो यदि प्राइम नंबर आप नहीं क्लियर रखेंगे तो फिर आप अंतर करेंगे कैसे। तीसरी बात, सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर मेरा 2 है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2 है। ये 2 क्या है, सम संख्या भी है, क्या है, सम संख्या भी है। तो 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो सम भी है और प्राइम भी है। 2 एक ऐसा संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, सम भी है और अभाज्य संख्या भी है। मतलब प्राइम नंबर का कहीं पे भी जाइए 2 सम संख्या मिल ही नहीं सकता। सम संख्या केवल और केवल एक ही तो है, पूरे प्राइम नंबर के सीरीज में केवल और केवल एक ही वो सम संख्या है, ये दिमाग में रखिएगा। पूरे प्राइम नंबर के सीरीज में केवल और केवल एक ही सम संख्या है, इसका बहुत एप्लीकेशन है। दूसरा, इधर सम संख्या हो जाए तो सर यदि इधर 2 अंकों का संख्या सम संख्या आ जाए, 3 अंकों का संख्या सम संख्या आ जाए, सम संख्या का मतलब ही होता है वो संख्या 2 से भाग जाएगा, और 2 से भाग जाना मतलब वो प्राइम नंबर कहाँ रहा, नहीं रहा ना। बात समझ पाए, तो इधर जितना भी संख्या होगा सब विषम होगा, 2 को छोड़कर बाकी सब विषम, बाकी विषम संख्या होगा। क्लियर है भाई, प्राइम नंबर का यहाँ तक का फंडा आप समझ चुके हैं। अब क्लासिफिकेशन को थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं, फिर प्राइम नंबर का सीरीज हम लोग चलाएंगे, इस पे बहुत सारा सवाल पूछेंगे, इस पे डाटा को एनालाइज करेंगे। आइए इसको अभी लिखे हुए रहने देते हैं। प्राइम नंबर का ही फिर पार्ट है, प्राइम नंबर का ही फिर पार्ट कर रहे हैं, और प्राइम नंबर का और एक पार्ट हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है, नाम से पता चलेगा, ट्विन प्राइम। क्या, ट्विन प्राइम। कौन सा प्राइम बोलिए, ट्विन प्राइम। बात समझ गए, ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम किससे कहेंगे, हिंदी में बोलेंगे अभाज्य जोड़े, अभाज्य जोड़े, अभाज्य जोड़े। जैसे 2 लगातार प्राइम नंबर जिसके बीच का अंतर 2 हो, जिसके बीच का अंतर 2 हो, क्या हो, 2 हो, 2। बात समझ गए, उसी 2 संख्या को हम क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम बोलेंगे। मतलब ट्विन प्राइम में अभाज्य संख्या का ही जोड़ा होगा। किस संख्या का जोड़ा होगा, अभाज्य संख्या का ही जोड़ा होगा, लेकिन उसके 2 लगातार प्राइम नंबर होगा जिसमें उसका अंतर क्या होगा, 2 होगा। तो 2 लगातार लेते हैं, जैसे ये देखिए 3 और 5, ये आपस में ट्विन प्राइम है, 3, 5 ये ट्विन प्राइम है। कैसे है, जिसके बीच का अंतर 2 है। मतलब 3 और 5 आपस में कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है, लेकिन आपस में ट्विन प्राइम है। आपसे पूछे हम 2 और 3 ट्विन प्राइम है, आप बोलेंगे 2 अभाज्य है,
3 भी अभाज्य है लेकिन इसके अंतर 1 है, इसलिए ट्विन प्राइम नहीं है। ये वाला बात समझा पाए। जैसे 5 और 7, 5, 7 ट्विन प्राइम है, यस है। कैसे? अंतर 2 है। और बताइए ट्विन प्राइम, जैसे 11 और 13, 11 और 13 ट्विन प्राइम है, इसीलिए तो बोल रहे हैं डाटा को एनालाइज कीजिए। 17 और 19 ट्विन प्राइम है, 19 और 23 ट्विन प्राइम है, 29 और 31 ट्विन प्राइम है, 41 और आएगा ट्विन प्राइम है नहीं, 41 और 43 ट्विन प्राइम है। ये ट्विन प्राइम नहीं है, ये भी नहीं है, ये ट्विन प्राइम है नहीं है। आगे बढ़िए, ये वाला ट्विन प्राइम है, ट्विन प्राइम है। और कहाँ ट्विन प्राइम दिख रहा है? ये वाला ट्विन प्राइम है। और कहाँ ट्विन प्राइम दिख रहा है? और ट्विन प्राइम आपको नहीं दिख रहा होगा। कितना आया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये है कि नहीं है? ये 9, 2, 11, 1 हुआ, 2 हुआ, 2 लगातार संख्या ट्विन प्राइम, ये देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? ट्विन प्राइम। तो ट्विन प्राइम में और किसी को दिक्कत नहीं होगा। इसमें ऑप्शन क्या पूछेगा? इसमें से कौन आपस में ट्विन प्राइम है? अभाज्य जोड़े कौन है? तो बहुत सारा अभाज्य संख्या का जोड़ा देगा। ऑप्शन ए दे देगा 19 और 47। तो आप कोई देख के यदि नहीं पढ़ के जाएगा तो बोलेगा ट्विन प्राइम अभाज्य जोड़ है, तो ये भी तो अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। तो ये पढ़ के रहने से 1 नंबर पक्का हो जाएगा। बी नंबर लिख देगा 5, 7, सी नंबर लिख देगा 5 और 13, और डी नंबर लिख देगा आपको, लिख देगा 19 और 21। तो आप तो देख रहे हैं कि ये तो प्राइम में नहीं है, ये वाला प्राइम नंबर है नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो आपको कौन सा आंसर देना चाहिए? कौन सा? ये सॉरी, कौन सा आंसर होगा? 5 और 7, ये वाला होगा। तो ट्विन प्राइम में ऐसे सवाल पूछ सकता है। क्लियर है ट्विन प्राइम? आगे आइए, और एक चीज़ समझा के ही छोड़ देते हैं होने से, और क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर का टेंशन खत्म हो जाएगा। एक बार क्लासिफिकेशन जब भी डाउट हो दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा। आगे आते हैं, नेक्स्ट आता है प्राइम नंबर में को प्राइम। क्या? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर होता है सअभाज्य, से अभाज्य संख्या, से अभाज्य संख्या। तो से अभाज्य संख्या कौन है? सअभाज्य संख्या जो आपस में कोई कॉमन ना हो, जो संख्या ऐसा जोड़ा, संख्या का ऐसा ही जोड़ा लेंगे सअभाज्य, जो एक दूसरे पे आपस में कुछ कॉमन ना हो। जैसे हम लिख देते हैं एग्जांपल 16, 25। 16 भी भाज्य संख्या है, 25 भी भाज्य संख्या है, लेकिन ये दोनों जब एक साथ बैठ जाए तो क्या है? दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं। मतलब सअभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? जिसका HCF 1 हो, जिसका HCF 1 हो, HCF 1 हो। HCF कौन होता है? HCF पढ़ेंगे फिर। HCF, ये दोनों का HCF वही होगा जो ये दोनों को भाग दे पाए, ये दोनों को भाग दे पाए। तो एक तो सबका HCF होता है, एक के अतिरिक्त कुछ आ जाए इसका मतलब उससे भी भाग जाएगा। तो ये संख्या का ऐसा जोड़ा जो केवल और केवल एक से भाग जाए, दोनों केवल और केवल दोनों को भाग देने जाएंगे, तो कॉमन संख्या जो दोनों को भाग लगे वो संख्या क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। एक के अतिरिक्त कुछ आ जाए तो अभाज्य जोड़े नहीं, सअभाज्य संख्या नहीं कहेंगे। तो ये भी एक सअभाज्य संख्या है। जैसे 7 और 9 आपस में क्या है? ये भी भाज्य था, ये भी भाज्य था। ये अभाज्य है, ये प्राइम है, और ये भाज्य है। ये क्या है? कोप्राइम। ये क्या है? कॉम्पोजिट है। ये प्राइम है और ये कॉम्पोजिट है, लेकिन आपस में दोनों का HCF क्या आएगा? ये इसके बीच में और कुछ कॉमन बच रहेगा, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको? सअभाज्य। बोले तो कोप्राइम। जैसे आपको पूछे बताइए 25 और 16, ये तो हो गया। 7 और 5 सअभाज्य होगा ही होगा भाई, दोनों का दोनों अभाज्य है तो आपस में सअभाज्य एकदम होगा। तो अब सअभाज्य के लिए क्या क्या चीज़ ले सकते हैं? 2 भाज्य संख्या भी आपस में सअभाज्य हो सकता है। यस, एक भाज्य और एक अभाज्य भी आपस में सअभाज्य हो सकता है, इसको तो छांट लेंगे। 2 अभाज्य संख्या भी सअभाज्य होगा। 2 अभाज्य संख्या तो सअभाज्य होगा ही होगा, उसके साथ एक भाज्य और एक अभाज्य भी सअभाज्य होगा। ठीक है ना? जैसे आपको पूछे कि 16 और 24 क्या ये सअभाज्य है? बोले नहीं है। कैसे? ये भी 4 से भाग जाएगा और ये भी 4 से भाग जाएगा, इसलिए सअभाज्य नहीं है। ये वाला बात क्लियर है? तो सअभाज्य संख्या को आपको बार बार सुनने को मिलेगा। अभी नंबर सिस्टम में प्राइम नंबर बार बार सुनने को मिलेगा। उस समय आपको डाउट नहीं रहना है आपका कि भाई ये सब क्या है।
ठीक है, तभी हम लोग नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे और पूरे मज़े से आगे बढ़ा सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं? आइए एक नेक्स्ट स्टेप में आते हैं और जिसका नाम है, इस सबसे इम्पोर्टेंट में से एक है परफेक्ट नंबर। बहुत कोई इसमें कन्फ्यूजन में आ जाता है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो नहीं है। नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, परफेक्ट नंबर है। परफेक्ट नंबर का मतलब होता है परिपूर्ण संख्या। क्या? परिपूर्ण, पूर्ण संख्या नहीं, परिपूर्ण संख्या। अब ये परिपूर्ण संख्या क्या नहीं, ये अपने आप में ही परिपूर्ण है, अपने आप में ही परिपूर्ण है। ये क्या बोलेगा? वैसा संख्या, वैसा संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग स्वयं को छोड़कर, ये वाला बात ध्यान दीजिएगा, स्वयं को छोड़कर मतलब खुद को छोड़कर। भाई गुणनखंड जिसका भी लेते हैं उसमें खुद भी शामिल होता है। जैसे आपको बोले 4 का गुणनखंड कौन कौन आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा और 4 आएगा। तो इसमें कौन कौन है? गुणनखंड कौन कौन है? बाकी भी है और खुद भी है। तो खुद को छोड़कर बोल रहे हैं वैसा संख्या जिसके सभी गुणनखंड का योग स्वयं को या खुद को छोड़कर संख्या के बराबर हो। ये वाला बात हम समझाने के लिए लिख दिए। जैसे 4 क्या परिपूर्ण संख्या है? 4 क्या परिपूर्ण संख्या है? बोले कैसे? 4 का कितना गुणनखंड है? लिखते जाइए, डाटा लिखिए। 4 का गुणनखंड जो 4 को भाग दे, 1 2 4, इसको छोड़ दीजिए और बाकी गुणनखंड को जोड़िए। तो बाकी गुणनखंड क्या है? 1 + 2 मिला के कितना आ रहा? 3। मतलब संख्या के बराबर आया? नहीं आया ना, मतलब ये परिपूर्ण संख्या नहीं है। बात समझ पाए? आगे आइए। जैसे 6 कितना? 6 आते हैं। 6 का गुणनखंड क्या होगा? 1 2 3 और 6। इसको छोड़ दीजिए, इसको जोड़िए। 1 2 3 जोड़ेंगे तो कितना आया? 6। मतलब स्वयं को छोड़ के बाकी जितना गुणनखंड है उसका जोड़ संख्या के बराबर आ गया। मतलब ये कौन सा संख्या है? बोलिए परफेक्ट नंबर है। इस परफेक्ट नंबर का लिस्ट में 6 को रख लीजिएगा। कौन होगा? 6, एगो मिला। दूसरा आइए और आगे ये समझ चुके हैं। ऐसा करते करते जैसे 28 28 लेते हैं। 1 होगा, 2 होगा, 2 से जाएगा और बताइए 4 से जाएगा और बताइए 4 के बाद 7 से जाएगा और बताइए 7 के बाद 14 से जाएगा और 28 से जाएगा। बस यही तो इसका गुणनखंड होगा, करके देख लीजिएगा। फिर फैक्टर पढ़ेंगे, गुणनखंड कैसे निकलता है, नंबर ऑफ फैक्टर पढ़ना है, बहुत कुछ है। तो आइए 28 को छोड़ दीजिए। 1 + 2 + 4 + 7 + 14 कितना होगा? देखिए यहीं तक तो यहाँ तक 7 और 7 14 28 आ गया कि नहीं? तो मतलब 28 एक परिपूर्ण संख्या है। तो इस तरह करके यदि आप लिस्ट बनाइएगा ना, लिस्ट, तो कितने परिपूर्ण संख्या है? तो टोटल अभी तक 2018-19 तक टोटल 51 तक परिपूर्ण संख्या का खोज हुआ था। परिपूर्ण संख्या भी क्या है? मैथमेटिशियन लोग पढ़ते जाता है, उसके बाद डाटा को एनालाइज करता है और देखता है कुछ खेला चल रहा नंबर के साथ, तो उसका एक नया नाम दिया जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो उस नए नाम को हम लोग को समझना होता है। बात समझ रहे हैं? तो 51 तक परिपूर्ण संख्या अभी तक खोजा गया है। कोई पूछे टोटल 50 कितने परिपूर्ण संख्या है? 51। उसमें से डायरेक्ट आपको पूछेगा कि कोई ऑप्शन देगा इसमें से कौन सा परिपूर्ण संख्या है, तो आप 4 को लिस्ट में रखिएगा, इसी में से आपको क्वेश्चन दे सकता है। बाकी देगा तो भाई सबका आप फैक्टर निकाल नहीं सकते ना, बड़े से बड़े संख्या का फैक्टर निकाल सकते हैं नहीं, उसका फैक्टर निकल के फिर जोड़ना भी तो होगा। ये बहुत बड़ा टास्क है। तो आपके लिए क्या क्या होगा? यही नज़दीक वाला ही पूछेगा। 6 28 और एक होता है 496। समझ रहे हैं कहाँ मिल रहा है इतना? उसके बाद आता है 81 28। ये टोटल 4 वो परिपूर्ण संख्या आप याद कर लीजिए। इसी में से सवाल पूछेगा तो पूछेगा परिपूर्ण संख्या में। बात समझ पाएँ? बहुत गहराई से देख लीजिए एक बार। क्लियर है यहाँ तक? भाई क्लियर है? तो यदि आपको अच्छा लगा आज क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्राइम नंबर के बारे में पढ़ेंगे। बात समझ रहे हैं?
तो चलिए आज इतने ही तक करते हैं। सबका धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।